वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के 2023 के मॉडल पेपर के बारे में, जियोग्राफी के मॉडल पेपर के बारे में, और ख़ास करके ये लिखित मॉडल पेपर होगा। और आपको बता दूँ कि आपकी परीक्षाएँ जो हैं, जैसे कि कल ही परीक्षा लगी हुई है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की लिखित टाइप का पेपर होता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बाकी राम मनोहर लोहिया और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के भी लिखित परीक्षाएं होने वाली, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये लेक्चर्स। आपको बता दूं, मानव भूगोल आपको पढ़ना होता है बीए सेकंड सेमेस्टर में। जब आप होते हैं तो मानव भूगोल से बनने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं पर आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे। आपको बता दूं, ये लिखित टाइप के मॉडल पेपर है, तो इसमें आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग पेपर में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन से प्रश्न को आपको कैसे लिखना है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर भूगोल, मानव भूगोल आपको पढ़ना है। न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होता है। 50 शब्दों में एक प्रश्न को लिखना होता है, 2 नंबर आपको मिलते हैं। इस प्रकार से खंडबा की अगर बात की जाए तो खंडबा से आपको 8 क्वेश्चंस दिखेंगे लघु उत्तरीय टाइप के, जिनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। और इसी प्रकार से आपका जो खंडसा होगा, खंडसा में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 4 में से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको बता दूं कि ये खंड आ, बा और सा में 3 टाइप में प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, यानी विस्तृत उत्तरीय। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, फिर लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में लगातार देता रहता हूँ। आपको बता दूं कि इस समय मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा बीच बीच में खांसी अगर आ जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और चूँकि गला ख़राब है, इसकी दवा चल रही है, तो इसमें तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, चूँकि ज़्यादा बोलने की वजह से ऐसा शायद होता है, या और भी कुछ केसेस हैं। हालांकि मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहूँगा। आगे बढ़ते तो मानव भूगोल की अगर बात की जाए तो मानव भूगोल की परिभाषा देखें, यहाँ पर पहला प्रश्न ही आपसे पूछा गया है। जब आप बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी की, मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में आपको मानव भूगोल की सबसे पहले परिभाषा जानना ही परम आवश्यक है। क्योंकि एग्जाम में मानव भूगोल की परिभाषा, अर्थ और महत्व, इसके अलावा मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र होते हैं और जो प्रकृति होती है, यहाँ से कई प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। मानव भूगोल बात की जाए तो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, 2 मुख्य शाखाएं कहना उचित होगा। तो भूगोल की 2 शाखा, एक शाखा होती है मानव भूगोल और एक शाखा होती है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं क्या, मानव भूगोल। आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको एक प्रकार से भूगोल में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना होगा। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होगा, और ऐसे ही आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मानव भूगोल, यानी पहला प्रश्न जो दिया गया है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो कैसे आपको लिखना है, मानव भूगोल है क्या। तो फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता हैं या मानव भूगोलविद हैं, उनका नाम है प्रोफेसर ब्लास, प्रोफेसर वाइडल डीला ब्लास। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने कई बार जिक्र किया है इनका। तो प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास की बात की जाए तो उन्होंने मानव भूगोल की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है, और यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। ब्लास के ही शिष्य हुए हैं, ब्लास के शिष्य हुए फ्रांसीसी विद्वान थे, उनका नाम है जीन्स ब्रूंस। ये एक प्रकार से चेले थे किसके, प्रोफेसर ब्लास के, यानी विडाल डेला ब्लास के चेले हैं जीन्स ब्रूंस। मतलब जीन्स ब्रूंस के गुरु का नाम क्या है, प्रोफेसर विडाल डेला ब्लास। तो जीन्स ब्रूंस की बात किया है तो इन्होंने इतिहास, प्रकृति विज्ञान और मानव भूगोल के विषय में गहरा अध्ययन किया था। और आपको बता दूं, जीन्स ब्रूंस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक तथ्यों को मानव समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित किया इन्होंने, और बताया कि भौगोलिक
तथ्य जिस पर मानव का अधिकार है अथवा जिससे मानव प्रभावित है। भौगोलिक तथ्य जिस पर क्या मानव का अधिकार है या ऐसा भौगोलिक तथ्य जिससे मानव प्रभावित होता है, मानव भूगोल के अध्ययन का वो विषय होता है। और इनके विचार में मनुष्य ही अध्ययन का केंद्रीय तत्व होता है। मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है, ये कहते हैं जीन्स ब्रूंस, जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी। जबकि एक अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनका नाम है हंटिंगटन। तो हंटिंगटन महोदय वो भी बड़े अच्छे मानव भूगोलविद हुए हैं, मानव भूगोलवेत्ता हुए हैं। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण तथा मानव कार्यकलापों एवं गुणों के संबंध के रूप में और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि प्रोफेसर डेविस भी बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं, D.H. डेविस। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक जो संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि इसमें पृथ्वी के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के तमाम प्रकार की परिभाषाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही बात निकल कर के आएगी कि मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। ये डिमांजिया ने भी कहा था। कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल में क्या क्या आता है, मानव चूँकि क्रियाशील है, मनुष्य कभी शांत नहीं बैठता, मनुष्य क्रियाशील है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कुछ ना कुछ किया ही करता है। तो मनुष्य क्रियाशील है, मनुष्य के अंदर गतिविधियाँ होती रहती है। मनुष्य जो है एक प्रकार से उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। तो मानव भूगोल जो होता है इन्हीं मानव समूहों का एवं उनके समाजों का, मनुष्य के द्वारा जो समाज निर्मित है उन समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ। और आपको बता दो मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं पर्यावरण या वातावरण जिसको कहते हैं। तो वातावरण और मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है मानव भूगोल। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो कुल मिलाकर के मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव तथा उसके कार्यकलाप होते हैं और दूसरा पक्ष क्या होता है, उसको घेरे हुए जो प्राकृतिक वातावरण है उनकी शक्तियाँ और उन शक्तियों का या वातावरण की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव मानव पर कैसे पड़ता है और मानव किस प्रकार से वातावरण की शक्तियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल में किसी प्रदेश के मानव समुदाय एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा दोनों पक्षों की जो पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती, चाहे वातावरण की क्रिया हो मनुष्य के साथ, चाहे मनुष्य की क्रिया हो वातावरण के साथ, दोनों के बीच की जो प्रतिक्रिया होती है उसी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदायों तथा वहाँ के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में आपको बता दूं कि परस्पर कार्यात्मक संबंध जरूर होता है और विभिन्न प्रदेशों के मानव संप्रदायों तथा उनके जीवन ढंग का अध्ययन जो होता है वही मानव भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल का सीधा सा मतलब होता है, अगर इतना सब मैंने बाँचा, इतना सब बताया आपको, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मानव भूगोल जो होता है वो मनुष्य और पृथ्वी, मतलब मनुष्य और मनुष्य को जो घेरे हुए वातावरण है उन्हीं दोनों के बीच जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ होती हैं और जो आंतरिक संबंध होते हैं या जो अंतर संबंध होते हैं या कोरिलेशन होते हैं उन्हीं का अध्ययन करता है मानव भूगोल। तो ये हो गया मानव भूगोल की परिभाषा। तो मैंने ज़्यादा बता दिया लेकिन आपको कम ही लिखना है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का मतलब क्या होता है? पार्थिव माने होता है मूल, एकदम से अंदर, पार्थिव, ठीक है। तो पार्थिव एकता कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बात की जा रही है टेरेस्ट्रियल यूनिटी की, मतलब पार्थिव एकता की। तो इसका सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने। फ्रेडरिक रेटजल जो है ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, आपको मैं बता दूं जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने ही प्रतिपादन किया था पार्थिव एकता के सिद्धांत का, ठीक है। रेटजल महोदय की बात की जाए तो रेटजल महोदय ने पहले संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई के रूप में माना और जब इन्होंने एक पृथ्वी को, मतलब पूरी संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई के रूप में माना तो संपूर्ण विश्व को उसके अलग अलग अंगों के रूप में इन्होंने ना देख करके उन्हें समाविष्ट रूप से देखा, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को एक मान करके एक इकाई मान लिया इन्होंने। फ्रेडरिक रेटजल ने, विद्वान था, चूँकि जर्मनी का विद्वान था, काफ़ी ज़बरदस्त विद्वान है ये। तो इसने ऐसा किया कि कहा कि यदि हम पृथ्वी के बाह्य स्वरूपों की ओर नज़र डालेंगे तो हमें उसमें अनगिनत
विभिन्नताएं नज़र आएंगी। कहीं पर आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, कहीं पर आप देखिएगा दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियाँ आपको दिखेंगी, कहीं पर पठार है, कहीं पर आपको मैदान मिलेगा, कहीं पर स्थल है, कहीं पर महासागर आपको मिलेगा, कहीं पर समुद्र मिलेगा। इस प्रकार से आप देखिएगा और भी सूक्ष्म स्तरों पर अगर आप देखिएगा तो अनेक प्रकार की आपको विभिन्नताएं, यानी कि विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है, चेंजमेंट आपको दिखेंगी। ठीक है, कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, कहीं की जलवायु अलग है, कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं की वनस्पति अलग है, कहीं के जीव जंतु अलग हैं। इसके अलावा मानव का रहन सहन भी आप देख लीजिए, कहीं के लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कहीं के लोग कुर्ता पैजामा धोती मतलब कि कुर्ता पैजामा और टोपी लगाते हैं, कहीं के लोग कुर्ता धोती अंगोछा रखते हैं, कहीं के लोग पैंट शर्ट टाई लगाते हैं, रुमाल रखते हैं जेब में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं खान पान से लेकर के रहन सहन हो गया, आचार विचार हो गया, हाव भाव हो गया, बोल चाल हो गया, ये सब कहीं ना कहीं पे विभिन्नता आपको दिखेगी संपूर्ण पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे। और ये जो भिन्नताएं हैं ये मात्र बाहरी हैं, ये बाह्य भिन्नताएं हैं। पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से वास्तविक रूप से जुड़े हुए हैं और उनमें एक सार्वभौमिक एकता मिलती है। आपको मैं बता दूं कि रेटजल महोदय ने स्वीकार किया कि बाहरी रूप से तो ये सब आपस में आपको अलग अलग दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे चोटी घाटी पर्वत पठार मैदान आचार विचार हाव भाव रहन सहन बोलचाल सब कुछ ये जो है ये सब कहीं ना कहीं पे एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है और उसी को कहा जाता है पार्थिव एकता। रेटजल महोदय ने स्वीकार किया था कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम कार्य करते हैं, जैसे कि जलवायु स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टी को प्रभावित करती है और मिट्टियाँ स्वयं वनस्पति व जलवायु से नियंत्रित होती हैं। ठीक इसी प्रकार से वनस्पति भी क्या करती है, वनस्पति भी जलवायु एवं मिट्टी को प्रभावित करती है और उनसे प्रभावित भी होती है। इसी प्रकार विविध स्थल रूप जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचे पर्वत आर्द्र हवाओं को रोक करके वर्षा करने में सहायक होते हैं। छोटी छोटी कई नदियां मिलकर के एक बड़ी नदी बन जाती है और समुद्र में गिरती है। इसके अलावा तापमान की अधिकता होने पर जल वाष्पीकृत होकर के फिर वर्षा होता है। इस प्रकार आप देखिएगा कि पृथ्वी की अनेकता में एकता का दर्शन होता है। कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें हैं, चाहे चोटी की बात करें, चाहे घाटी की बात करें, चाहे पर्वत की बात करें, चाहे पठार की बात करें, चाहे मैदान की बात करें, चाहे समुद्र की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो यही बात एक प्रकार से पार्थिविकता के सिद्धांत को प्रदर्शित करती है कि मतलब कि बाहरी रूप से आप देखेंगे पृथ्वी पर कि सब कुछ तो अलग अलग आपको दिखेगा, लेकिन अलग अलग होने के साथ साथ ये मूल रूप से अगर आप देखिएगा पृथ्वी को एक इकाई मान करके तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात। विडाल डी लाब्लास कहते हैं कि पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार उन्होंने किया और विडाल डी लाब्लास कहते हैं कि मानव भूगोल के तथ्य प्रत्येक स्थान पर वातावरण से संबंधित हैं और वह स्वयं भौतिक दशाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनका विवेचन या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पार्थिव एकता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्थिव एकता क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है भाई, आप सभी लोगों को पता होगा। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित करने को लेकर के या संबंध को बताने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए। ठीक है, और उन्हीं सिद्धांतों में जैसे संभाव्य विवाद हो गया, रुको एंड जाओ निश्चयवाद हो गया, जिसको आप बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो प्रश्न यही पूछा गया रुको एंड जाओ निश्चयवाद क्या है। तो रुको एंड जाओ निश्चयवाद की बात की जाए तो स्टेलर महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्टेलर महोदय ने निश्चयवाद का संशोधन किया और निश्चयवाद का संशोधन करके उन्होंने क्या किया, उसे रुको और जाओ की संज्ञा दे दी, स्टॉप एंड गो थियरी दे दी। और ये कहते हैं स्टेलर महोदय कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी है और ना ही मनुष्य के कार्य करने की क्षमता असीमित है। मानव तथा प्रकृति में निरंतर परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव का जीवन पृथ्वी पर सफलता से चलता रहता है। स्टेलर महोदय ने मनुष्य की तुलना चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को धीमा या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस होता है, रुको एंड जाओ सिद्धांत में क्या होता है, एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, प्रकृति जो है वो एक प्रकार से ये खड़ी हुई है। मनुष्य की तुलना चौराहे पर मतलब मनुष्य क्या है, मनुष्य एक प्रकार से क्या कर सकता है, वाहन यहाँ पर मनुष्य खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये रोड जा रहे हैं। ठीक है,
अब इस रोड पर खड़े सिपाही का काम क्या है कि जो गाड़ियां आ रही हैं इनकी दिशा को नहीं परिवर्तित कर पाएगा, जो व्यक्ति जहां जा रहा है वहीं पर जाएगा। लेकिन ये अगर 80 में आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ी देर इनको रोक करके, या जो भी स्पीड हो यहाँ पर उनको रोक करके, यहाँ पर इनको रोक करके इधर वालों को निकाल देगा, फिर थोड़ी देर बार इधर वालों को रोक देगा, इधर वालों को निकाल देगा, या उनकी गति को धीमा कर सकता है। इस प्रकार से इतना कंट्रोल कर सकता है मनुष्य, बाकी कंट्रोल नहीं कर सकता, उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और स्टेलर महोदय ने अपनी अवधारणा को जो है बताते हुए कहा कि मानव किसी देश की उन्नति को तेज या धीमा जरूर कर सकता है। किसी देश में मनुष्य की बुद्धि अगर तीव्र है तो वो अपने देश की उन्नति तेज कर सकता है और धीमा भी कर सकता है, ये मनुष्य कर सकता है, ठीक है, परंतु उसे रोक नहीं सकता, ठीक है। यदि वह बुद्धिमान भी हुआ, वो ज्ञानवान भी हुआ, तो उसे भौतिक वातावरण द्वारा दर्शाई जो दिशा है उससे दूर हटने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे कि मरुस्थल में अगर कोई व्यक्ति सोचे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू है वहाँ पर सिंचाई करके हम एक प्रकार से आलू की फसल उगा लें और एक प्रकार से धान की खेती कर ले मरुस्थल में, तो बेकार ही है। तो मरुस्थलों में सिंचाई के प्रबंध के बिना खेती करना एक प्रकार से वह टुंडा प्रदेश जो है, जैसे उजड़ खंडों में टुंडा प्रदेश एकदम से ऊसड़ बाजड़ टाइप का होता है जहाँ पर कुछ नहीं मुमकिन होता है, तो वहाँ पर बिना आवश्यक तापमान की फसलों का उत्पादन करना मूर्खता होगी। और टुंडा प्रदेश एकदम से ठंडा इलाका होता है तो वहाँ पर एक प्रकार से तापमान की कमी होती है और ऐसे में वहाँ पर जो है एक प्रकार से वनस्पतियाँ या पौधे कोई नहीं होंगे। तो वहाँ पर अगर खेती करें आप, मरुस्थल में सिंचाई करके खेती करें, तो ये एक प्रकार से क्या होगा, मूर्खता ही होगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से रुको एंड जाओ सिद्धांत काम करता है, ठीक है। स्टेलर की संकल्पना के मतानुसार किसी भी वातावरण के द्वारा दिए जाने वाले अवसर समान नहीं होते हैं, कुछ कम प्रयास व कुछ अधिक संघर्ष की मांग करते हैं। किसी भी पर्यावरण में संभावनाएं असीम होती हैं और हर एक विकल्प के लिए कीमत देनी पड़ती है, परंतु इन सीमाओं में होते हुए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है व्यक्तियों को। और मानव अपना विकल्प चुनता है और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी मूर्खता, अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो आगे निकलेगा, मूर्ख है तो उसका निर्णय जो होगा वो अपने हिसाब से होगा। जो मूर्ख होगा उसका निर्णय उतना अच्छा नहीं आएगा, जो बुद्धिमान होगा उसका निर्णय ठीक आएगा। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण मनुष्य के विवेक और मूर्खता के बारे में कुछ नहीं जानता, प्रकृति में केवल संभव तथा असंभव होता है। तो कुल मिलाकर के रुको एंड जाओ सिद्धांत ये है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की बात यहाँ पर की जा रही, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या की अगर बात की जाए, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है और 50 शब्दों में आपको उसके उत्तर को लिखना है। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर रॉबिन्स इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। जिससे क्या होता है, अधिकतम उत्पादन संभव होता है, वह अनुकूलतम जनसंख्या होती है, ठीक है। यानी अधिकतम उत्पादन संभव होता है, ऐसी जनसंख्या ही अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है, रॉबिन्स महोदय कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं बोल्डिंग महोदय। बोल्डिंग महोदय कहते हैं कि जिस संख्या पर जीवन प्रमाण अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या वही होती है। प्रोफेसर हिक्स महोदय कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या का वह स्तर होता है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन जो होता है वो अधिकतम होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि प्रोफेसर रॉबिन्स की बात अगर देखें, प्रोफेसर हिक्स की बात देखें या बोल्डिंग की बातों को देखिएगा, तो ये लोगों का सीधा सा मतलब है कि अनुकूलतम जनसंख्या जो होती है या किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान प्रावैधिकी के अनुसार पूर्ण विकास करने तथा उसके उपभोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या जिससे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, उसी को अनुकूलतम जनसंख्या हम लोग कह सकते हैं। तो ये अनुकूलतम जनसंख्या है, ठीक है। कार्ल सैंडर्स महोदय भी इसकी परिभाषा देते, कहते हैं कि आदर्श जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है और यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम आर्थिक कल्याण तथा अधिकतम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दोनों एक ही हों, पर व्यवहारिक जीवन में दोनों को एक ही माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर के अनुकूलतम जनसंख्या में लाभ होता है और अनुकूलतम जनसंख्या कुल मिलाकर के एक प्रकार से अधिकतम उत्पादन संभव हो पाता है अनुकूलतम जनसंख्या से।
और जीवन प्रमाण अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या से, तो एक ऐसी संख्या लोगों की जिससे जीवन प्रमाण अधिकतम होता है। अनुकूलतम जनसंख्या का वह स्तर है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है, तो ये सब अनुकूलतम जनसंख्या है। ठीक है, मतलब ऐसी जनसंख्या जिससे ना तो कमी रहे और वृद्धि हो। ठीक है, उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो, ठीक है, लेकिन जनसंख्या उचित ही रहे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रश्न अच्छा है। प्रश्न क्या पूछा गया भाई? प्रवास से आप क्या समझते? प्रवास, प्र माने होता है अलग, वास माने होता है रहना है, तो अलग जा कर के रहना उसी को बोलते हैं प्रवास। जैसे कि कोई व्यक्ति भारत का है तो वो जा कर के कहीं दूसरे स्थान पर रहे, या भारत का ही नहीं, मान लेते किसी गोंडा जिला का है और वो कानपुर में जा कर के रहे, तो वो भी प्रवास कहा जाएगा। ठीक है, एक होता है उत्प्रवास, एक होता है आप्रवास। उत्प्रवास मतलब होता है कि अगर भारत देश से कोई व्यक्ति एक प्रकार से जा कर के कहीं दूसरे देश में रहता है तो उसको बोलते हैं मतलब उत्प्रवास। और अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से भारत में रहता है तो उसको बोलेंगे आप्रवास। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर समझने की बात है प्रवास किसे बोलते हैं। प्रवास को अंग्रेजी में माइग्रेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोला जाता है। जब आप कभी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएंगे, अभी तो आप बीए कर रहे हैं, बाय चांस आप भगवान करें आप एमए करें, तो जब आप एमए करेंगे तो क्या होगा कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आपका एमए का एडमिशन होगा। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, मान लेते हैं आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और आपको पढ़ना पड़े वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा करके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लगभग 1100-1200 रुपये इसकी फ़ीस या कुछ ऐसे लगेगी। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका निकल आएगा और फिर वो जा करके आप उस यूनिवर्सिटी में देंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में, तब आपका एमए में एडमिशन होगा या उससे किसी एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये होता है माइग्रेशन। तो वही माइग्रेशन यहाँ पर भी होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके रहना माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को प्रवास कहा जाता है। प्रवास मात्र स्थान परिवर्तन ही नहीं होता है बल्कि क्षेत्रीय तत्वों को समझने का एक आधार भी होता है। यह सामाजिक और आर्थिक पक्षों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना होती है। प्रवास, संयुक्त राष्ट्र संघ के जननांकिकीय शब्दकोश में प्रवास के बारे में कहा गया कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासित या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को आपको मिल जाएगी, जिनमें रहने का मूल स्थान या पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होता है। और इस प्रकार प्रवास अस्थायी होता है और इसीलिए इसमें मानव का निवास स्थान अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार डेविड हीर महोदय ने कहा कि अपने सामान्य निवास स्थान से, जहाँ पर आप रहते हैं, उस सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के स्थानांतरण या दूसरे स्थान पर जाकर के रहना ही क्या कहलाता है? प्रवसन कहलाता है। समझ में आ गई चीज़ें? तो प्रवास का सीधा सा मतलब होता है एक स्थान। प्रावास, प्रावास आवास होता है जहाँ पर आप रहते हैं, आवास। ठीक है, आवास। और एक होता है प्रावास, परा माने होता है पर, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित मतलब दूसरे का हित। इसी प्रकार से प्रवास यानी कि दूसरे के स्थान पर जाकर के रहना या दूसरे स्थान पर जाकर के रहना। आवास मतलब अपना स्थान जहाँ पर आप रहते हैं उसको आवास बोलते हैं, लेकिन प्रवास जहाँ पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसको प्रवास बोलते हैं और इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रवास कई कारणों से होता है। आपको मैं बता दूं, जैसे कहीं पर बांध बन रहा है, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई तो आपको उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। कहीं से एयरवे बना, जैसे अभी फैजाबाद में आप देखिएगा अयोध्या एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट के आसपास जितने भी लोगों का घर वर पड़ा सब टूट गया है, लेकिन पैसे खूब हचाका मिले हैं, पैसे खूब पाए हैं सभी लोग। हमने तो देखा हमारे मामा जी का घर पड़ा था तो उनको लोगों को बढ़िया पैसा मिला है। तो प्रवास से क्या होता है? प्रवास कई कारणों से होता है। कहीं पर बाढ़ आ जाए, कहीं पर सूखा पड़ जाए, कहीं पर महामारी फैल जाए, नाना प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार बताइए। ग्रामीण अधिवास क्या होता है? ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न आपसे पूछा गया ग्रामीण अधिवास के प्रकार। तो ग्रामीण अधिवासों के आकार और स्वरूप की दृष्टि से आप देखिएगा तो कई प्रकार के होते हैं। ग्रामीण अधिवास मतलब गांव में रहना जो होता है। गांव कितने प्रकार का होता है, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं किस टाइप से रहते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रामीण अधिवास। जैसे एक तो गांव में घर होता है कृषि फार्म का, ठीक है, एक होता है पुरवा या नगला,
एक होता है बाजारी गांव और एक मार्केट विलेज जिसको कहते हैं, एक होता है गांव। ये 4 टाइप का एक प्रकार से ग्रामीण अधिवास होता है। तो जो कृषि गृह होता है वो जैसे फार्म कहते हैं, फार्म हाउस अमेरिका वगैरह में, तो ये आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, अपने अपने फार्मों के निकट ही अपना आवास बना लेते हैं जहाँ पर उनका कामकाज या खेत पात ज़्यादा होता है, पाही जिसको बोलते हैं गाँव में, ठीक है। तो वहीं पर रह करके कृषि कार्य वगैरह करते हैं। और ये सब आप देखते हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े देशों में आप देखते हैं बड़े पैमाने पर जहाँ पर कृषि होती है वहाँ पर एक प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर ऐसे गांव पाए जाते हैं। कौन सा गांव? एक प्रकार से जो कृषि गांव होते हैं जिसको आप बोलते हैं फार्मा, ठीक है, फार्मा स्टेट या कृषि फार्म। दूसरा गांव होता है जिसको बोलते हैं पुरवा या नगला। पुरवा या नगला कुछ घरों या झोपड़ियों के समूह होते हैं और ये आकार में गांव की अपेक्षा छोटे होते हैं। और ख़ास करके पुरवा या नगला में एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं और एक ही परिवार के लोग रह सकते हैं। नगले या पुरवे में बने मकानों की योजना नहीं होती है कोई, वैसे ही बस जाते हैं, चूँकि मार्ग और गलियाँ भी नहीं होती हैं आसपास, चूँकि भाई भाई ही रहते तो ऐसे घर बनाते चले गए और ऐसे बस गए। तो ये होता है नगला या पुरवा, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा बाजारी गांव। तीसरा जो गांव होता है वो होता है बाजारी गांव। बाजारी गांव में खास करके जब बाज़ार के गुड़ आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है गांव में जब बाज़ार के गुड़ आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाजारी गांव, ठीक है। जैसे गांव में 1 या 2 जरूरी वस्तुओं की दुकानों का प्रादुर्भाव, विद्यालय, डाकखाना, पुस्तकालय, इन सभी की सुविधा अगर हो जाती गांव में तो गांव के आसपास की उपजों के क्रय विक्रय के लिए सप्ताह में 1 या 2 दिन बाज़ार वहां पर गांव के बगल में लगाया जाने लग दे। ऐसे ही गांव जब सड़कों से नगरों में जुड़ जाते हैं तब विकसित होकर के कस्बे बन जाते हैं, टाउन कहलाते हैं। तो गांव में जब एक प्रकार से मार्केट की सुख सुविधाएं मिलने लगी एक प्रकार से बाज़ार की, तो एक प्रकार से वो गांव क्या कहलाता है, मार्केट गांव या बाज़ारी गांव कहलाता है। और चौथा होता है गांव। गांव की अगर बात की जाए तो मुख्यतः कृषक वर्ग निवास करता है गांव में। कृषि कार्य में सहायता पहुंचाने वाले अन्य लोग जैसे लुहार हो गए, बढ़ई हो गए, किसान हो गए और भी लोग जैसे धोबी, जुलाहे, चमार, ये सब लोग भी, पंडित, पुजारी, ठीक है, और भी तमाम सारे लोग रहते हैं जो कि गांव में निवास करते हैं। और गांव में मकानों की संख्या अधिक होती है। नालियों और मार्गों के से एक गांव दूसरे गांव से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो एक गांव होते हैं एक प्रकार से 1000, 2000, 3000 लोगों का गांव हो गया, 1000, 1200, 1500 ऐसे गांव होते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए गांव। तो ये 4 टाइप के अधिवास होते हैं, ग्रामीण अधिवास, ठीक है। 7वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। मानवीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो मानवीय अर्थव्यवस्था जो है उसको बोलते हैं ह्यूमन इकोनॉमी, और उसको क्लासीफाई करना है अपने को। तो मानवीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मानव के जीविका उपार्जन की विधियों और क्रियाओं को मुख्य रूप से ही कहा जाता है मानवीय अर्थव्यवस्था। कि मनुष्य जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए या जीविका उपार्जन के लिए जो जिन विधियों का और जिन क्रियाओं को अपनाता है उसी को मानवीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है, इसको वर्गीकृत कीजिए, क्लासीफाई कीजिए या क्लासिफिकेशन कीजिए इसका। तो आप बताएंगे इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? पहला होता है प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का व्यवसाय, तीसरा होता है तृतीय श्रेणी के व्यवसाय और चौथा होता है चतुर्थ श्रेणी का व्यवसाय। तो अब इसमें समझेंगे जो प्रथम श्रेणी का व्यवसाय होता है या प्राथमिक व्यवसाय होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में जैसे कि भोजन एकत्रित करना, भोजन इकट्ठा करना, आखेट करना यानी शिकार करना, या आदिम ढंग से या पुराने ढंग से मछुआ यानी मछली मारना, ठीक है, वन काटना, पशुओं को चराना, या एक प्रकार से पुराने ज़माने की कृषि करना, ठीक है, जिसमें झूमिंग कृषि वगैरह शामिल है। और या आदिम ढंग का एक प्रकार से खनन करना, मतलब कि खुदाई करना, जो है मेटल निकालना, तो ये सब। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से पहला प्रकार, मतलब कि प्राथमिक व्यवसाय में ये सब आता है। द्वितीयक व्यवसाय जो होता है मानवीय अर्थव्यवस्था का, वो होता है जैसे उसमें कुछ निर्माण उद्योग शामिल हो गए, ठीक है, विकसित खनन हो गई, मतलब जो खानें होती हैं उनका विकास हो गया है, आधुनिक ढंग से उसकी खुदाई हो रही है। ये विशेषीकृत कृषि हो गई, कृषि नए तरीके से कृषि होने लगी, आधुनिक यंत्रों का और आधुनिक किस्म की बीजों का प्रयोग होकर के कृषि होने लगी है, तो वो सब द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। या पशु का उद्योग किया जाए और एक नए तरीके से आधुनिक ढंग के चीज़ों का प्रयोग करके कृषि या पशुपालन किया जाए, ठीक है, तो ये द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। तृतीय श्रेणी के जो व्यवसाय होते हैं उसमें परिवहन हो गया, ठीक है, जैसे रोड वगैरह हो गए, परिवहन पूरा, चाहे अब जल परिवहन की बात की जाए,
स्थल परिवहन की बात की जाए, रेल परिवहन की बात की जाए, या फिर एक प्रकार से वायु परिवहन की बात की जाए। व्यापार हो गए, संचार के साधन मतलब मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, दूरदर्शन, रेडियो, ये सब होते हैं संचार के साधन। तो तृतीय श्रेणी के व्यवसाय ये होते हैं। मानवीय अर्थव्यवस्था में चतुर्थ श्रेणी के जो व्यवसाय होते हैं वो होते हैं उच्च सेवाएं प्रबंध, जैसे प्रशासनिक मामला हो गया, शासन में, सुरक्षा में, रिसर्च, वैश्विक स्तर पर कार्य करना, ठीक है। तो ये सब हो गया जो उच्च सेवाएं होती हैं खास करके, ठीक है, उन सभी में काम करना, सरकारी नौकरी करना या बड़े स्तर की नौकरियां करना, ये सब होते हैं चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय। तो ये 4 तरीके से मनुष्य जो होता है अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के नाम बताइए। मत्स्य क्षेत्र मतलब क्या होता है, जहाँ पर मछली का पालन किया जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के नाम की अगर बात की जाए तो जो मेजर फिशिंग फील्ड हैं उनमें आप देखिएगा पूरे के पूरे संसार में, समुद्रों में, झीलों में, तालाबों में और नदियों में, कहाँ कहाँ पर, समुद्र में, झील में, नदी में और तालाब में, ये 4 जगहों से मछली को पकड़ा जाता है। और व्यापारिक स्तर पर अगर आप देखिएगा तो विश्व के उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों के में आप देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध मतलब जैसे 0 डिग्री ये है, इसके ऊपर, तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध के जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश मतलब ये यहाँ का एरिया, ये वाला जो एरिया है पृथ्वी पर बसा हुआ, यहाँ पर लगभग विश्व की लगभग 85% मतलब 85% मछलियाँ यहीं पर एक प्रकार से मारी जाती है और यहीं पर मछलियाँ एक प्रकार से पकड़ी जाती है। आपको बता दूँ यहाँ पर जापान वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। तो और आप देखिएगा उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों या शीतोष्ण कटिबंध में मछली पकड़ने के 4 भाग हैं। यहाँ पर 4 भाग भी होते हैं, तो इसी को हम बांट दें, चूँकि यहीं पर मछली सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है। और मछली यहाँ पर क्यों होती है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है यहाँ पर प्लैंकटन पाए जाते हैं। प्लैंकटन कौन होते हैं, प्लैंकटन मछली के भोजन होते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं। तो प्लैंकटन निवास कहाँ पर करते हैं, चूँकि प्लैंकटन और कहीं पर क्यों नहीं पाए जाते, तो वहाँ यहीं पर क्यों पाए जाते हैं, यहाँ पर इसलिए पाए जाते हैं चूँकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलती हैं। तो जहाँ पर भी गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलेंगी वहाँ पर प्लैंकटन पाए जाएंगे, और जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस होगी जहाँ प्लैंकटन होगी यानी भोजन होगा, वहीं पर मछलियाँ आएंगी, वहीं पर मछलियाँ रहेंगी। यानी जहाँ पर आप देखते हैं, पहले आप विचार करें कि जितनी भी जो है सभ्यताएं विकसित हुई, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता या कहीं की सभ्यता की बात की जाए, बेबीलोनिया की सभ्यता, वो सारी सुमेरियन सभ्यता, सारी सभ्यताएं कहीं ना कहीं पे किसी न किसी नदी के किनारे ही रही हैं। चूँकि नदियों किनारे जो है खाने और पीने का जुगाड़ हो जाता था लोगों का, इसीलिए वहीं पर जल के किनारे बसते थे लोग। तो इसी प्रकार से मछलियाँ भी अपने भोजन की तलाश में भटकती रहती हैं और वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर उनके लिए भोजन की उचित सुविधा होती है। तो यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं और 85% मछलियाँ विश्व की यहीं से उत्पादित होती हैं, मतलब, ठीक है। तो अब इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग मछली पकड़ने के विश्व के कौन कौन से। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र, मतलब उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर चूँकि बड़ा है तो प्रशांत महासागर का जो उत्तरी और पश्चिमी इलाका है वो पहला भाग। दूसरा भाग उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय मत्स्य क्षेत्र, मतलब उत्तर पश्चिम का जो इलाका है अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है वहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं। इसके अलावा तीसरा जो एक प्रकार से क्षेत्र है मछली पकड़ने का वो है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उत्तर पूर्वी इलाका जो है, चूँकि आप देखिएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में विश्व की सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो एक तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर मान लो, एक उत्तरी पूर्वी, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, तो 2 यही हो गए। और 2 में क्या, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक, ठीक है। तो ये 4 हो गए मछली पकड़ने के स्थान। कौन कौन से, पहला आप लिख दीजिएगा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा लिख दीजिए उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, तीसरा लिख दीजिएगा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय मत्स्य क्षेत्र, और चौथा आप लिख सकते हैं उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय मत्स्य क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्व का जो एरिया है अटलांटिक महासागर का वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार होते हैं, मतलब कि 4 क्षेत्र हैं मछली के उत्पादन के या मत्स्य उत्पादन के। तो कुल मिलाकर के सभी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं, जितने भी चारों क्षेत्र मैंने बताए, और जहाँ की शीतल जलवायु मत्स्य व्यवसाय के लिए लाभदायक है। इसके अतिरिक्त यहाँ की तट रेखाएँ कटी फटी हैं जो कि प्राकृतिक बंदरगाहों के रूप में उपयोग की जाती हैं, और इन क्षेत्रों में कई खुले समुद्र भी पाए जाते हैं और यहाँ पर मत्स्य भंडार, मतलब कि मछलियों के भंडार हैं।
और ख़ास करके बड़ी संख्या में मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जाती हैं। और ये सब एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप इकोनॉमी मतलब पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें इन चीज़ों को ज़रूर जानें, ठीक है। चूँकि मत्स्य क्षेत्र जो होता है वहीं पर आप देखिएगा, जैसे जापान वगैरह के क्षेत्र हो गए। अच्छा, टैंक के नाम से भी प्रसिद्ध होता है, डोबर टैंक या अन्य टैंक के नाम से, जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। चलें आगे देखते हैं। तो इतना हो जाएगा, 50 शब्द ही लिखना है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, झूमिंग कृषि क्या है, बताएं। झूमिंग कृषि क्या है भाई, जिसको आप बोलते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर। तो झूमिंग कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि को प्रवासी कृषि भी कहते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी कल्टीवेशन कहा जाता है इसको, समझ रहे हैं ना। तो आपको मैं बता दूं, जैसे आप देखिएगा मध्य अफ्रीका में भी ये कृषि होती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में होती है, भारत में, म्यांमार में, वियतनाम में, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है। और अफ्रीका में आप देखते हैं कांगो, गैबन, गिनिया, घाना, अंगोला, नाइजीरिया, कैमरून, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, सभी जगह पर ये कृषि होती है। और ये झूमिंग कृषि या जो एक प्रकार से मैंने आपको बताया स्थानांतरणशील कृषि, ये कृषि आदिम कृषि होती है, ये कृषि पुरानी कृषि है। ये कृषि को स्थानांतरणशील कृषि इसलिए कहते हैं, इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इस कृषि में होता क्या है, जनजाति के लोग ये कृषि करते, जनजाति लोग जो होते हैं, ट्राइब्स लोग ये कृषि करते हैं। और करते क्यों हैं, चूँकि इसमें करते क्या हैं, इस कृषि में होता है कि जंगल होता है, जंगल में जनजातियाँ रहती हैं। तो जनजाति लोग जंगल की कटाई करते हैं और जंगल की कटाई करके उसको खेती योग्य भूमि बनाते हैं। और जब वो खेती योग्य भूमि बना लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं भाई, उसके बाद में जब खेती योग्य भूमि बन जाती है, फिर उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, उस पर खेती करते हैं। और उसके बाद में जब तक भूमि की उर्वरक क्षमता होती है तब तक तो खेती करते हैं, और जैसे ही उसकी उर्वरक क्षमता छीड़ होती है तुरंत बंद कर देते हैं खेती, और फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर पेड़ काटते हैं, फिर उसको जला देते हैं झाड़ियों को, और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। फिर जब तक उसकी उर्वरक क्षमता होती है तब तक खेती करते हैं, और जैसे ही उर्वरक क्षमता क्षीण होती है उस जगह को छोड़ करके अन्य स्थान पर जाते हैं, और फिर यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस अपनाते हैं, और ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ये होती है झूमिंग कृषि, ये होती है स्थानांतरणशील कृषि। इसी को कई कृषि के नाम से जानते हैं, अलग अलग स्थानों पर इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सभी में स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और इस तरह की कृषि करने वाले किसान को झूमिया कहा जाता है। झूम या झूमिंग कृषि भारत के पश्चिमी घाट, आप देखते हैं पश्चिमी घाट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं इस प्रकार की कृषि की जाती है। और भारत में स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, ठीक है। जो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया आपको समझाई थी कि भूमि का चुनाव करते हैं पहले, फिर वन और झाड़ियों को काट करके जला करके साफ करते हैं, फिर सूखी हुई घास व झाड़ियों को काट करके दोबारा जला करके राख में बदलते हैं, फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बलि देते हैं, फिर बीजों को ज़मीन में खोद करके बोते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं, फसलों को काट करके अनाज प्राप्त करते हैं, और अंत में उत्सव मनाते हैं और दावतें देते हैं, मतलब भोजन खिलाने के लिए लोगों को बुलाते हैं। और फिर कुछ वर्षों के पश्चात नए खेत का चुनाव करते हैं, और यह झूम चक्र यानी कि एक प्रकार से झूम साइकिल चलता रहता है और लगातार ऐसी कृषि करते रहते हैं। ये होती है झूमिंग कृषि, ठीक है। 10वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रजाति को परिभाषित कीजिए। प्रजातियों को लेकर के एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है, अभी 1-2 दिनों में मैंने दी थी, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्रजाति किसे कहते हैं, डेफिनेशंस ऑफ रेस। तो प्रजाति एक जैविक विचार है। शब्द प्रजाति के बारे में वैज्ञानिक एक मत नहीं है, और आपको बता दूं, प्रजाति समान गुण या गुण समूह वाले लोगों को हम कहते हैं। एक भाषा व कई पीढ़ियों से एक ही स्थान पर रहने वाले मानव समूह को प्रजाति कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक प्रजाति को धर्म से संबंधित मानते हैं, जैसे यहूदी प्रजाति, हिंदू प्रजाति, मुस्लिम प्रजाति, ये सब। मानव शास्त्रियों के द्वारा प्रजातियों की व्याख्या भी की गई है। मानव शास्त्रियों का कहना है कि प्रजाति मानव जाति का एक मुख्य भाग है जो इस नस्ल की शारीरिक विशेषताओं से चिन्हित है। कुछ विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी गई, जैसे कि क्रोबर महोदय ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि प्रजाति एक प्रमाणित जैविक संकल्पना है, और यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण या उप समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है, और सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है ये, ठीक है। मतलब कि ये एक प्रकार से शारीरिक विविधता होती है, या शरीर के हिसाब से, जैसे किसी का माथा चौड़ा है, किसी का कपाल एक प्रकार से चौड़ा है, किसी का डील लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का चेहरा पीला, किसी का गोरा है, किसी का गेहुआ है,
किसी का काला है, तो इस पर किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल सीधे लंबे, किसी के बाल सिल्की। तो इस प्रकार से इसके हिसाब से एक प्रकार से प्रजातियों का विभेद होता है। कुल मिलाकर के प्रजाति एक मानव वर्ग है जिसके सब गुणों, सब मनुष्यों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षण जैसे शरीर का कद, त्वचा का रंग, सिर की बाईं चौड़ाई, बालों की आकृति, नेत्र की आकृति, रंग, ओठों की मोटाई, नाक का आकार, ये सब एक प्रकार से एक जैसे हों, उनको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, उनको हम प्रजाति कहते हैं, एक प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रजातियों के बारे में कुछ बातें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब केवल 5 प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं खंड बा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, अच्छा लघु उत्तरीय टाइप का ये प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रजातियों का विभेद किया, प्रजातियों का वर्गीकरण किया। वैसे बहुत सारे विद्वानों ने प्रजातियों का वर्गीकरण करा है और प्रजातियों के वर्गीकरण को लेकर के प्रजातियों के बारे में विस्तार से मैंने आपको समझा रखा है। अभी परसों या चौथे रोज मैंने वीडियो दी थी। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर की अगर बात की जाए तो उन्होंने बालों की बनावट, खोपड़ी सूचकांक और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विश्व की प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 7 भागों में। पहली प्रजाति है नीग्रेटो प्रजाति, दूसरी प्रजाति है नीग्रो प्रजाति, तीसरी प्रजाति है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, चौथी प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है, और 5वीं प्रजाति है नार्डिक प्रजाति, छठी प्रजाति है आपकी छठी प्रजाति कौन सी भाई? छठी प्रजाति अल्पाइन प्रजाति और 7वीं प्रजाति है मंगोलिक प्रजाति। तो आपको बता दूं एक एक प्रजाति में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता भी रखा, तो आप लोग हो सके तो वहीं पर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखना चाहते तो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि निग्रेटो प्रजाति की बात की जाए तो निग्रेटो प्रजाति का सिर जो होता है बहुत पतला होता है, और आपको बता दूं कि त्वचा का रंग चॉकलेटी से काला भी हो सकता है। शरीर का कद जो होता है 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक होता है। नाक इनकी चपटी होती है निग्रेटो की, बाल घने होते हैं और छल्लेदार होते हैं, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है और सिर बहुत पतला होता है निग्रेटो का। दूसरी प्रजाति है निग्रो प्रजाति। निग्रो प्रजाति का जो सिर होता है वो लंबा होता है और त्वचा का रंग काला होता है। इनका कद 172 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नाक चौड़ी और चपटी होती है निग्रो लोगों की। बाल इनके घुंघराले और लंबे भी होते हैं। ठीक है, जबड़ा इनका जो होता है आगे की ओर निकला होता है निग्रो का। ठीक है, खोपड़ी सूचकांक जो इनका होता है वो 70 से 72 के आसपास तक होता है। ठीक है, तीसरी प्रजाति जो है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति। ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का सिर जो होता है लंबा और उभरा हुआ होता है। त्वचा का रंग हल्का पीला होता है, कत्थई भी होता है, गहरा काला भी होता है। शरीर का कद जो होता है 159 से लेकर के 169 सेंटीमीटर होता है। नाक की साधारण चौड़ाई की होती है। बाल ऊन के समान घुंघराले होते हैं। जबड़ा कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का। चौथी प्रजाति है आपकी भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति की बात की जाए तो त्वचा का रंग इनके हल्का भूरा होता है और श्वेत वर्ण के होते हैं, सफ़ेद कलर के। शरीर का कद 160 से 170 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसके अलावा नाक मझली और लंबी होती है, बाल घुंघराले होते हैं, जबड़ा कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है। खोपड़ी सूचकांक जो होता है 74 से 77 तक होता है। ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लक्षण मैंने आपको बताए। ठीक है, इसके बाद में अगली जो प्रजाति है 5वीं प्रजाति वो है नार्डिक प्रजाति। कौन सी प्रजाति भाई? नार्डिक प्रजाति है। नार्डिक प्रजाति की बात की जाए तो इनका सिर जो होता है मध्यम होता है। हल्के भूरे रंग या श्वेत रंग की त्वचा होती है नार्डिक लोगों की। शरीर का कद जो होता है 156 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर तक होता है। नाक लंबी होती है, जैसे गरुड़ के समान इनकी नाक होती है। बाल लहरियादार होते हैं। चपटा होता है इनका जबड़ा। ठीक है, खोपड़ी का सूचकांक 76 से 82 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब 76 से 82 होता है कपाल सूचकांक या खोपड़ी सूचकांक। छठी प्रजाति जो है वो है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति की बात की चौड़े सिर होता है इनका और त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, श्वेत रंग का। सभी शरीर का कद जो होता है 156 से 165 सेंटीमीटर तक होता है। नाक पतली होती है, बाल सीधे होते हैं अल्पाइन प्रजाति के। जबड़ा भी इनका सामान्य होता है। खोपड़ी का सूचकांक जो होता है 80 से 85 सेंटीमीटर तक, मतलब खोपड़ी सूचकांक जो होता है 82 से 85 तक होता है। ये खोपड़ी सूचकांक का सूत्र मैंने आपको बताया होगा। तो खोपड़ी सूचकांक जो सेंटीमीटर में नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा। शरीर का कद सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगली प्रजाति है 7वीं प्रजाति, वो है मंगोलिक प्रजाति।
मंगोलिक प्रजाति की बात की जाए तो त्वचा का रंग इनका हल्का भूरा रंग का होता है और सफ़ेद रंग भी हो सकता है, पीला रंग भी हो सकता है, चाइना के लोग जैसे। ठीक है, शरीर का कद 155 से 164 सेंटीमीटर तक होता है। नाक पतली होती है, बाल सीधे और चपटे होते हैं, जबड़ा भीतर की ओर होता है। खोपड़ी का सूचकांक इनके 85 से 90 तक होता है। तो इस प्रकार से ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मैंने आपको समक्ष कर दिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, एस्किमो के निवास क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एस्किमो के निवास क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। एस्किमो एक जनजाति है और उसका निवास क्षेत्र के बारे में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि एस्किमो जनजाति जो है उसका निवास क्षेत्र कहाँ पर है। तो एस्किमो जनजाति की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका का जो ध्रुवीय छोर होता है, यानी कि जो पोल वाला एरिया होता है, उसी के आसपास में आप देखते हैं ये जनजाति आपको मिलेगी। ग्रीनलैंड के तटीय इलाके जो हैं क्षेत्रों में आप देखते हैं, और एशिया के सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर आपको एस्किमो नामक जनजाति आपको दिखेगी। धरातल के जिस भाग में ये लोग निवास करते हैं एस्किमो जनजाति के लोग, वहाँ पर संभावनाएं बहुत सीमित हैं मनुष्य के रहने की, और इन लोगों का जीवन जो है पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर करता है, आखेट पर निर्भर करता है। शिकार कर कर ही ये लोग अपने पेट को पालते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। और इनके निवास के अधिकांश क्षेत्रों में इन लोगों का जीवन का जो ढंग है विशेष रूप से सफ़ेद लोगों के प्रभाव के फलस्वरूप परिवर्तित हो चुका है, और इसीलिए अंग्रेज़ों के आग्नेय अस्त्रों या फिर अन्य उपकरणों की सुविधा के कारण से ये लोग बहुत शीघ्र ही प्रस्तर युग से लौह युग में पहुंच गए हैं, और इनके वस्त्र एवं भोजन सभी कुछ बदल चुके हैं अब। यही नहीं, इनकी पर्याप्त हानि भी विशेष रूप से सभ्य संसार की बीमारियों एवं मादक पदार्थों के सेवन के कारण से हो चुकी है, और वस्तुतः अब तो इनकी विशुद्ध जाति नहीं बची हुई है, एस्किमो की लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। केवल सुदूर उत्तर में आप देखेंगे मिलेंगी, ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अक्षांशों के बीच में लगभग आप देखिएगा 76 से 79 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर आपको ये जनजाति मिलेगी, और उत्तरी ध्रुव से लगभग 3600 किलोमीटर दूरी पर इनकी विशुद्ध जाति बची हुई है, और जिन्हें ध्रुवीय एस्किमो, पोलर एस्किमो के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। तो ऐसे प्रदेश में जहाँ विकास की संभावनाएं बहुत कम हैं, वहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, मिट्टी का अभाव है, लकड़ी नहीं मिलती है, यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण किया करते हैं, और जब एक स्थान पर शिकार की कमी पड़ जाती है तो दूसरे स्थान को चले जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप सुविधा के लिए कोई संपत्ति नहीं रखी जाती इनके लिए। तो ये होते एक प्रकार से एस्किमो के बारे में अगर बात की जाए तो खास करके आप देखते हैं ये लोग 50 से 60 सील मछलियों के चमड़े को एक में सिल करके लट्ठों के ढांचे पर फैला देते हैं, और शरद ऋतु के आते आते ये लोग इस शिविर को छोड़ देते हैं और अधिक गर्म घर का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग, इनके घरों को इग्लू कहा जाता है, ठीक है। जब ये बर्फ़ पड़ने लगती है वहाँ पर, चूँकि ठंडी एरिया है, तो उनके घरों को इग्लू कहा जाता है, ठीक है। तो इग्लू टाइप का घर होता है एक प्रकार से, ऐसे कुछ करके इसे बनाते हैं, और यहाँ पर खुलने का स्थान होता है इसे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न, संथालों के निवास क्षेत्र, जलवायु और शारीरिक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। संथाल जनजाति की बात की जाए तो संथाल जनजाति भारत की एक प्रकार से जनजाति है, और संथालों की अगर बात करें तो प्रश्न आपसे संथालों के निवास क्षेत्र, जलवायु और शारीरिक लक्षणों के बारे में पूछा गया है। तो संथाल के निवास क्षेत्र की अगर बात की जाए तो संथाल जनजाति जो है ये खास करके पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में आपको खास करके ये जनजाति पश्चिम बंगाल में 20 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में आप देखेंगे तो संथाल लोग निवास करते हैं, और इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है संथालों का। आपको बता दूं कि ये लोग जो है प्रमुखतः संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं, जिस कारण से इनका नाम संथाल पड़ा। और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के रांची, पलामू और हजारीबाग व पश्चिम बंगाल के बीरभूमि, बांकुरा, मिर्ज़ापुर और 24 परगना जिलों में निवास करते हैं जो संथाल जनजाति के लोग हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिला है उड़ीसा में, वहाँ पर भी आपको ये जनजाति मिलेगी संथाल नामक। और जलवायु की अगर बात की जाए संथाल लोगों की, तो जलवायु में संथाल क्षेत्र लगभग 350 मीटर से 630 मीटर ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। सारा क्षेत्र वनों और पहाड़ियों से ढका हुआ है ये, और शीत ऋतु का तापमान यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जाता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में लगभग 160 से लेकर के 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीत ऋतु में आप देखते हैं 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है बस,
और मानसूनी जलवायु के विभिन्न प्रकार के वन और वन्य जीव यहाँ पर पनपते हैं, जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। तो ये है जलवायु इनकी। ठीक है, शारीरिक लक्षण की अगर बात की जाए इनके संथालों के, तो संथाल लोगों की त्वचा जो होती है उनका रंग हल्का भूरा और हल्का काला होता है। बाल इनके शरीर पर होते हैं, बालों की अधिकता होती है। अच्छा, बाल जो होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। शारीरिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो छोटे से होते हैं ये, मध्यम कद होता है, ज़्यादा लंबे नहीं होते ये, छोटे कद के होते हैं, मध्यम कद के। नाक लंबी और उठी हुई होती है। मुंह इनका फैला हुआ होता है, ओंठ पतले होते हैं। और इसकी शारीरिक रचना जो होती है बहुत कुछ द्रविड़ प्रजाति से मिलती है, मतलब जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनसे मिलती जुलती है, जो संथाल लोग होते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व को सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त कीजिए। सांस्कृतिक परिमंडल में विश्व को बांटिए, प्रश्न पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है। तो सांस्कृतिक परिमंडलों में विश्व को कैसे बांटते भाई, अलग अलग विद्वानों ने बांटा, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो बांटा है वो एक प्रकार से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विश्व को मुख्य रूप से 11 सांस्कृतिक परिमंडलों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला परिमंडल है दक्षिण एशियाई परिमंडल, दूसरा परिमंडल है अरब मुस्लिम परिमंडल, तीसरा परिमंडल है दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल, चौथा परिमंडल है पूर्वी एशियाई परिमंडल, पांचवा परिमंडल है अफ्रीकी परिमंडल, छठवां परिमंडल है ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल, सातवां परिमंडल आप लिख लीजिएगा पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल, आठवां लिख लीजिएगा पूर्वी यूरोपीय परिमंडल। ठीक है, नौवां आप लिख सकते हो, जैसे नौवां क्या लिखेंगे, आंग्ल अमेरिकी परिमंडल। दसवां लिख लीजिएगा लैटिन अमेरिकी परिमंडल, और 11वां आप लिख लीजिएगा प्रशांत महासागरीय परिमंडल। तो ये हो गए कुल मिलाकर के 11 परिमंडल, खास करके सांस्कृतिक परिमंडल जिनमें पूरे संसार को बांटा जाता है। तो विश्व को 11 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया गया है। वो 11 मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। दक्षिणी एशियाई परिमंडल, अरब मुस्लिम परिमंडल, दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल, पूर्वी एशियाई परिमंडल, अफ्रीकी परिमंडल, ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल, पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल, पूर्वी यूरोपीय परिमंडल, आंग्ल अमेरिकी परिमंडल, लैटिन अमेरिकी परिमंडल और प्रशांत महासागरीय परिमंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए, मतलब ग्रामीण बस्ती और एक प्रकार से नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। यानी कि गिव जो है डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखेंगे इसमें भाई। तो ग्रामीण या नगरीय बस्तियों की अगर बात की जाए तो इनमें कई अंतर होता है। जिन अधिवासों में अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं और अपना जीविकोपार्जन कृषि तथा पशुपालन से करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रामीण अधिवास। लेकिन ग्रामीण अधिवास में आप देखते हैं, ग्रामीण अधिवास जो होता है, मैं ग्रामीण अधिवास के बारे में पहले बता दूं, फिर नगरीय अधिवास के बारे में बता दूंगा। तो ग्रामीण अधिवास में क्या होता है, जीविकोपार्जन कृषि और पशुपालन होता है। ग्रामीण अधिवास कृषि प्रधान होते हैं। लकड़ी काटने वाली, खाद खोदने वाली, शिकार और जंगलों और पर्वतों पर रहने वाली जातियों के अधिवास भी ग्रामीण अधिवास कहे जाते हैं। नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो होता है, नगरीय बस्तियों में जो रहते हैं उनका व्यवसाय क्या होता है, नगरीय अधिवासों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय होता है वस्तुओं का निर्माण करना, उद्योग करना, व्यापार करना, व्यापारों को एक प्रकार से बेचना, फैलाना, वितरण करना। नगरीय अधिवास के निवासी जो होते हैं कृषि प्रधान होकर के उद्योग प्रधान होते हैं, मतलब कृषि प्रधान ना होकर के उद्योग प्रधान होते हैं और कृषि पर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। और आप देखते हैं नगर और गांव प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। गांव से उत्पन्न जो खाद्यान्न होते हैं और कृषि के जो कच्चे माल होते हैं उनसे एक प्रकार से आप देखते हैं, उनसे एक प्रकार से क्या होता है, कृषि के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन्हीं के द्वारा एक प्रकार से पक्के माल बनाए जाते हैं और एक प्रकार से उद्योग किए जाते हैं। मतलब कि अगर किसान खेती ना करें तो शहरों के लोग भूखे मर जाएंगे, ये एक प्रकार से निश्चित है। केवल कपड़ा और ये सब बनाने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, खेत में उगाना भी पड़ता है। ठीक है, तो गाँव पर निर्भर है इस प्रकार से, और गांव वाले शहरों पर इसलिए निर्भर है क्योंकि गांव यहाँ से कच्चा माल जाता है, वहाँ से एक प्रकार से मशीनों में बन करके फिर वो एक प्रकार से हम लोगों के पास बिकने आता है और हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये होता है। नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों की अपेक्षा बड़े होते हैं, यानी कि नगरीय बस्तियां बड़ी होती हैं, ग्रामीण बस्तियां छोटी होती हैं। नगरों में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, नगरों में जनसंख्या होती है, बड़ी घनी आबादी होती है। गाँव में एक प्रकार से जनसंख्या जो होती है विरल होती है। गाँव
नगरीय अधिवास मतलब कि गाँव में आप देखते हैं बहुत कम जनसंख्या होती है और दूर दूर लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती है। गाँव में औपचारिकता का संबंध नहीं होता है, नगरों में औपचारिकता का संबंध होता है। मतलब कि गाँव में अनौपचारिक संबंध होते हैं, मतलब प्राथमिक संबंध होते हैं, और शहरों में द्वितीयक संबंध यानी कि औपचारिक संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से गाँव और इसमें मैंने आपको अंतर बता दिया, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये हो गया अंतर विभेद। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। छठा प्रश्न है, भारत को प्रमुख नगरीय प्रदेशों में विभक्त कीजिए। भारत को प्रमुख नगरीय प्रदेशों में विभक्त कीजिए। तो भारत को प्रमुख नगरीय प्रदेशों में एक प्रकार से बांटना कैसे है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लासीफाई इंडिया इनटू मेजर अर्बन रीजन्स। तो भारत में नगरीय जनसंख्या के वितरण और वृद्धि की दर में भिन्नता मिलती है, आप जगह जगह पर जाएंगे। क्योंकि सर्वाधिक नगरीकरण जो इलाका है भारत का वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लगभग 35% से ज़्यादा लोग जो है नगरों में निवास करते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में लोग, यानी अरुणाचल प्रदेश में लगभग 6.3% लोग केवल शहरों में निवास करते हैं, बाकी सब ग्रामीण आबादी है। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर भारत को 4 प्रकार के नगरीय प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। किसके आधार पर? जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर भारत को 4 नगरीय प्रदेशों में हम बांटते हैं। 4 नगरीय प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला होता है भाई अधिक नगरीकरण वाले प्रदेश, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा नगर है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से शहर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गोवा, इन सब में बहुत ज़्यादा नगर हैं, ठीक है, गाँवों की संख्या कम है। संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 26 से या उससे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या निवास करती है। दूसरा जो प्रमुख प्रदेश है नगरीय प्रदेश भारत का, वो होते हैं सामान्य नगरीय जनसंख्या वाले। सामान्य नगरीय जनसंख्या वाले प्रदेश में लगभग 16 से 25% जो है नगरीय जनसंख्या निवास करती है। और इसमें जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरला हो गया, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, यहाँ सब एक प्रकार से इस टाइप की जनसंख्या निवास करती है, सामान्य नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है। तीसरा जो प्रदेश होता है प्रमुख नगरीय प्रदेशों में भारत में, वो है न्यून नगरीय जनसंख्या वाले प्रदेश। मतलब न्यून जनसंख्या मतलब कि जो 9 से लेकर के 16% नगरीय जनसंख्या जहाँ पर रहती है जिस इलाके में, वो आते हैं इसमें, जैसे कि नागालैंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, ये सब न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो चौथा इलाका होता है अति न्यून नगरीकरण वाले जो क्षेत्र हैं, तो जो अति न्यून नगरीकरण वाले क्षेत्र हैं उसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इलाके जैसे कि, तो वही अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और भी कुछ इलाके हैं, तो लगभग यहाँ पर 9% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, उसको बोलते हैं अति न्यून नगरीकरण वाले जो क्षेत्र होते हैं वो, ठीक है। तो ये 4 एक प्रकार से भारत के नगरीय प्रदेशों को मैंने बांटा। एक तो हो गए कौन से, एक सबसे ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या अधिक नगरीकरण वाला क्षेत्र, एक सामान्य नगरीकरण वाला क्षेत्र, एक होता है न्यून नगरीकरण वाला क्षेत्र, और एक है अति न्यून नगरीकरण वाला क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप देखिएगा, पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद में संक्षेप में अंतर बताइए। पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद में क्या अंतर है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद में क्या अंतर है? तो पर्यावरण निश्चयवाद की अगर बात की, देखिए पहला अंतर लिखेंगे, पर्यावरण निश्चयवाद जो होता है उसमें कहा गया कि मनुष्य प्रकृति का दास है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का क्या है, प्रकृति का दास है। जबकि संभववाद में क्या कहा गया है, पॉसिबिलिज्म में क्या कहा गया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला जाता है इसको। पर्यावरण निश्चयवाद को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। जबकि संभववाद को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिज्म, ठीक है, यानी कि संभववाद। तो संभववाद की अगर बात की है तो संभववाद क्या करता है, मनुष्य प्रकृति की कठपुतली नहीं है। मतलब संभववाद क्या कहता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति की कठपुतली नहीं है। जबकि पर्यावरण निश्चयवाद जो कहता है वो कहता है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, ठीक है। दोनों में पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है भाई, दूसरा अंतर है पर्यावरण निश्चयवाद में कहा गया है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल में लिए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। मतलब प्रकृति जो होती है मनुष्य के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। जबकि संभववाद में कहा गया है कि मानव जो होता है अपनी बुद्धि, बल और कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से प्रभावित करता है। मतलब मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है, ना कि पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, ये बताया गया संभववाद में। ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर ये है मेरे भैया
कि पर्यावरण निश्चयवाद में कहा गया कि मानव प्राकृतिक शक्तियों के सामने तुच्छ है, महत्वहीन है, निष्क्रिय है। मतलब प्रकृति जब चाहे तब निरसन कर सकती है, प्रकृति सर्वोच्च है, प्रकृति ही सब कुछ है। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य जो है तुच्छ प्राणी मात्र है, महत्वहीन है, निष्क्रिय है। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद में बताया गया है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ये बताया गया। जबकि संभववाद कहता है कि मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त, मतलब कि मनुष्य जो है प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता मनुष्य के अंदर है, ठीक है, और बढ़ती जाती है धीरे धीरे। मनुष्य की जो प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ऐसा बताया गया संभववाद में। ये अंतर हो गया पर्यावरण निश्चयवाद में और संभववाद में। समझ में आ गई चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नियतिवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? नियतिवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? नियतिवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको बोलते हैं जो है एग्जामिन डिटर्मिनिज्म, ठीक है, क्रिटिकली। तो उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिज्म। तो नियतिवाद की अगर बात की जाए तो जो एक प्रकार से प्राकृतिक निश्चयवाद या नियतिवाद है उसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। तो इसकी अगर बात की जाए तो नियतिवाद की आलोचना जो है अलग अलग भूगोलवेत्ता, नियतिवाद के विचारक या निश्चयवादी विचारक जो हैं खास करके, अच्छा, विभिन्न भूगोलवेत्ता नियतिवाद और निश्चयवादियों की कटी आलोचना करते हैं और निश्चयवाद का विरोध भी करते हैं तमाम प्रकार के विद्वान। जैसे कि पहला आधार उन्होंने बताया नियतिवाद की आलोचना किन तथ्यों पर करी है, उन्हीं तथ्यों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि नियतिवादियों की आलोचना इसलिए होती है, नियतिवादियों का कथन है कि उचित जलवायु यानी समशीतोष्ण में ही सभ्यता का विकास होता है। ऐसा नियतिवादियों ने कहा कि जहाँ पर उचित जलवायु होती है यानी समशीतोष्ण जलवायु, वहीं पर सभ्यता का विकास होता है, सिविलाइजेशन वहीं पर विकसित होती है। जबकि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जहाँ पर प्रतिकूल यानी नियतिवादियों के अनुसार जलवायु में भी सभ्यता का विकास हुआ है, तथा मिस्र के रेगिस्तानी भाग में, एंडीज के बीहड़ प्रदेश में भी जनसंख्या रही और सभ्यता का विकास हुआ। तो ये इनका यहाँ पर फ्लॉप हो गया। दूसरी बात को लेकर के जो आलोचना होती नियतिवाद की वो है कि नियतिवादी जिन्हें पिछड़ा, दब्बू या धर्मांध घोषित कर रहे थे, आज वही पश्चिम एशियाई देश खनिज तेल के बल पर संपूर्ण विश्व राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात एक प्रकार से इसकी आलोचना नियतिवाद की इसलिए होती है क्योंकि कुछ नियतिवादियों ने भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को उसके विकास में बाधक बताया था, और वही भारत स्वतंत्रता के बाद की एक प्रकार से इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि पूरा संसार जो है भारत के इस प्रकार के विकास को देख करके एकदम से चकाचौंध है, मतलब एकदम से डर सा गया है भारतीय विकास को देख करके, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से नियतिवाद की आलोचना हुई। चौथी आलोचना इस बात को लेकर के की गई कि प्रकृतिवादियों ने मनुष्य के चरित्र को प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित माना था। नीतिवादियों ने कहा था कि मनुष्य के चरित्र को प्राकृतिक वातावरण प्रभावित करता है, परंतु यह वैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य के चरित्र पर वंशानुगत गुणों, सामाजिक मान्यताओं, अच्छे स्वास्थ्य, भोजन और पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस पर भी खंडन हुआ। पांचवी बात, इस बात को लेकर के लोग खंडन करते हैं क्योंकि मनुष्यों के शारीरिक गुणों जैसे रंग, कद, बाल, नाक, ओंठ इत्यादि में प्राकृतिक वातावरण का नहीं वरन पैतृकता का मुख्य हाथ होता है, और जबकि नीतिवादियों ने कहा था इसमें नियति का हाथ होता है, प्रकृति का। तो ये भी खंडन हो गया। छठी बात इसमें ये कही गई कि आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति ने नीतिवाद को ताक में उठाकर रख दिया, मतलब ताक में उठाकर रख दिया, मतलब कि उसको हटा दिया या उसका पूर्ण रूप से खंडन किया। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति ने क्या कर दिया? नीतिवाद को एकदम से झकझोर दिया। तो इस प्रकार से नीतिवाद की आलोचना निम्न पहलुओं पर हमने करी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न करने हैं खंडशः से, 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और इसकी विस्तृत क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासियों की विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या दृष्टि के प्रतिरूपों का, अब जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूपों का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में जनजातियों की वितरण को स्पष्ट कीजिए। या फिर अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हालांकि 4 ही प्रश्न दीर्घ उत्तरीय से पूछे जाएंगे, हमने 5 रख दिए हैं ताकि आप लोग इसको भी तैयार कर लें। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाना है, ठीक है। चलिए फिर
इसी प्रकार से आप लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिएगा। हमने 4th सेमेस्टर का भी आपको दे दिया है मॉडल पेपर, और 2nd सेमेस्टर का भी दे दिया जियोग्राफी का। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इस सभी का एक एक मॉडल पेपर ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक दूसरा चैनल है हमारा BA करेकर यूट्यूब चैनल, तो BA करेकर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, कई प्रकार के वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो एक बार BA करेकर यूट्यूब चैनल पर जो प्ले लिस्ट में वीडियोज़ हैं BA 2nd सेमेस्टर की, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। BA 2nd सेमेस्टर जियोग्राफी में हमने आज ह्यूमन जियोग्राफी के लगभग बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिखित मॉडल पेपर को समझा, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हमने आपको बताया। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।